नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज के खास कार्यक्रम सत्ता का संग्राम में। और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना कैंपेन सॉन्ग जारी कर दिया है और इस कैंपेन सॉन्ग के जरिए कांग्रेस ने अपने 70 सालों की उपलब्धियों को बताया है। कांग्रेस ने इस सॉन्ग के जरिए यह दावा किया है कि जितने भी देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुए हैं वो कांग्रेस की सरकार में किए गए हैं। कांग्रेस ने इसमें दावा किया है कि चाहे आईआईटीज हो, चाहे आईआईएम्स हो, एसएएल हो या जो टेलीकॉम कंपनी में जो क्रांति हुई है, कांग्रेस ने अपनी सरकार में किए हैं। कांग्रेस ने इस वीडियो में यह भी दावा किया है कि देश में जो एम्स बने हुए हैं और जितनी भी कंपनियां बनी हुई है, औद्योगिकरण हुए हैं, ये कांग्रेस ने किए हैं। लेकिन कांग्रेस के इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी पड़ताल करने के लिए हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। इस पर सबसे पहले आपको मैं अपने मेहमानों का परिचय करवा देता हूं, फिर इस पूरी परिचर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में चर्चा करने के लिए डॉक्टर शिशिर उपाध्याय सर मौजूद है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर प्रभात सक्सेना सर हमारे साथ में जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में दिलीप भदौरिया सर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। हमारे साथ में अर्चना शर्मा जी जुड़ी है। मैम, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ में शुभकरण पांडे जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और विजय शुक्ला जी हमारे साथ में जुड़े हैं। माफी आशीष जी हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका भी मैं सर बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले डॉक्टर शिशिर उपाध्याय सर, मैं आपके पास में आ जाऊंगा। कांग्रेस ने अपने इस वीडियो में जो दावे किए हैं, इस दावे में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई कांग्रेस ने 70 सालों में विकास किया है या सिर्फ एक ये शुगुफा है? सर देखिए, उन्होंने जो सॉन्ग जारी किया है ये चुनावी सॉन्ग है और अपने अपने दावे करते हैं। बिल्कुल सच्चाई है कि जब हम आजाद हुए थे, देश आजाद हुआ था 1947 के बाद, अंग्रेज यहाँ से लूट के जब गए थे और बंटवारा हुआ था, त्राही त्राही माम था, खाने को नहीं था। उस समय जो धीरे 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 पंडित जवाहरलाल नेहरू जब उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे, उस समय से लेकर जितने दिन तक सरकारें रही हैं, जो सरकारें रही हैं, उन सबने जरूरत के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से, फंड के हिसाब से डेवलपमेंट शुरू किया था। बिल्कुल सही है कि उस समय की जो क्रांति आई है, इतने जो जिस तरीके जिन परिस्थितियों से देश गुजर रहा था, उसमें विकास में रेल चलाना, हवाई जहाज, एयरपोर्ट बनाना, एम्स बनाना, आईआईटी बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि धीरे 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 डेवलप किया गया है। मेरा ये मानना है कि जो भी सरकारें ये कहती हैं कि हमने ये किया था, हमने ये किया था, एहसान नहीं किया था, जनता ने इसीलिए उनको बैठाला था। आज अगर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी जो बातें करती है, मेरा ये मानना है कि डेवलपमेंट के लिए उस समय 1000 करोड़ रुपए खर्च होता था, आज 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। उस समय वो अगर एक ब्रिज बनाते थे, एक एम्स खोलते थे, तो अब उस समय कुछ कम एयरपोर्ट होते थे, अब बहुत ज्यादा एयरपोर्ट होने लगे। लेकिन विकास की रफ्तार को सरकारों को आगे बढ़ाना उनकी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। लेकिन बीजेपी इस काम को नकार रही है। बीजेपी का ये कहना है कि कांग्रेस अपनी खुद पीठ थपथपा रही है। बिल्कुल नहीं। क्यों? देश के प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं या उनके मंत्री ये कहते हैं कि हमने ये कर दिया। टनल, अभी एक विज्ञापन आया था और ये लिखा गया था कि इतनी बड़ी टनल विश्व में नहीं बनी है। जिस तरीके से बिल्कुल डेवलपमेंट काम किया है, जो सड़कें बनी है बहुत अच्छी बनी है, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी है पीठ थपथपाने का। अगर भाजपा ये कहती है केंद्र सरकार में कि 10 साल में हमने इतने डेवलपमेंट किया है, इतनी सड़कें बनाई है, इतने विकास कार्य किए हैं, तो ये उन्होंने जनता को बताने के लिए वो भी पीठ थपथपाते हैं। और भारतीय अगर कांग्रेस कह रही है कि हमने काम किया था, तो दोनों ने काम किया था। मेरा ये मानना है कि काम करने के लिए ही उनको बैठाला गया था। सत्ता में जनता ने चुन के उनको इसलिए बैठाला है कि वो काम करें। अगर यही स्थिति है तो पहले 4 6 10 हवाई जहाज हुआ करते थे सरकारों के पास, 4 6 8 10, आज 200 हवाई जहाजों का बेड़ा चलता है उनके साथ। उस समय और अब में परिवर्तन आया है समय के साथ। उस समय कम ट्रेनें थी, आज अधिक ट्रेनें हैं। आज एयरपोर्ट पिछले 10 सालों में बहुत सारे बनाए, इसको डेवलप किया है। गडकरी जी ने सड़कों का जाल बिछा दिया। ये योजना जो प्रधानमंत्री आवास सड़क योजना लागू हुई थी, कांग्रेस के समय में लागू हुई थी। उसी को अगर ग्रामीण सड़कों को हाईवे से जोड़ने का काम किया था, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, इससे रोजगार मिला है, तो डेवलपमेंट हुआ है। उस सरकार ने भी किया था, इस सरकार ने भी किया है। लेकिन अगर वो अपना बता रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि इसको वो ये कहें कि वो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी विज्ञापन आ रहे हैं कि हमने ये किया, हमने ये किया, वो भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। क्यों नहीं थपथपाएंगे? बताएंगे वो कि हमने अपनी सरकार में ये काम किया। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में विजय शुक्ला सर जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने दावा किया कि लोकतंत्र को हमने 70 सालों से बचा के रखा और लोकतंत्र का जो डेवलपमेंट नेहरू जी के शासन से लेकर के मनमोहन सरकार तक जो हुआ है,
बीजेपी ने उसको कुचलने का काम किया है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ लोकतंत्र को कुचला है। क्या कुछ कहेंगे आप? शिशिर जी बोल रहे थे, काफी अच्छी बातें शिशिर जी ने अपने विचारों में कही हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है लोकतंत्र को ताकत देने का काम तो गांधी परिवार के या जिन लोगों ने प्राण दे करके भारत देश को आज़ाद कराया, उन सबका योगदान इस देश को मजबूत बनाने में है। बिल्कुल बिल्कुल। लोकतंत्र की जो शुरुआत थी, लोकतंत्र को मजबूती देने का जो पहला जिम्मा था वो कांग्रेस पार्टी को मिला था। बिल्कुल बिल्कुल। अंग्रेजों से तो हस्तांतरण जो हुआ था सत्ता का, बिल्कुल, वो कांग्रेस पार्टी उस समय इस देश में राज कर रही थी। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस के लोग ही लीड कर रहे थे बिल्कुल, सभी विषयों पर। बिल्कुल। लेकिन लोकतंत्र को अगर मजबूत करने की जहां तक बात है तो आज कोई लोकतंत्र कमजोर नहीं है। और लोकतंत्र, मुझे लगता है कि लोकतंत्र आज और शक्तिशाली और समृद्ध, बिल्कुल, और मजबूत होकर के उभरा है। आज विश्व के सामने है। बिल्कुल। हमारे कहने से या किसी और के ना कहने से ये बातें ना तो छोटी होंगी ना बड़ी होंगी। हमें ये देखना होगा कि आज भारत की आप राजनीतिक शक्ति को देखें, भारत के आर्थिक सामर्थ्य को देखें, बिल्कुल, भारत के व्यापारिक आप सामर्थ्य को देखें, या भारत के उभरते हुए शक्तिशाली स्वरूप को देखें। आज विश्व इस बात को जब मानने को तैयार है कि भारत आज तेजी से उभरती हुई एक विश्व गुरु के रूप में आज भारत कई देशों को अपनी राह दिखाने के योग्य बन गया है। और वो देश ऐसा कह रहे हैं जिनका देश में, विश्व में, जिनको जो विश्व के लीडर माने जाते थे, रूस हो और आपका अमेरिका हो, ये वो ताकतें हैं जिनके पीछे भारत कभी पिछलग्गू बन करके चला करता था। बिल्कुल। हम लोगों ने कई बार देखा है, भारत के प्रधानमंत्री जब दुनिया के मंच पर जाते थे तो उनको लेकर के वैश्विक नजरिया क्या होता था। और आज हमारा देश जब भारत जाता है उसमें शामिल होने के लिए, तो आज बड़ी डंके की चोट पर भारत अपनी बात कह सकता है। बिल्कुल। अमेरिका हो, चीन हो, रूस हो, सबको आज आंखें दिखा करके भारत ये कह सकता है कि हमारे आंतरिक मामलों में आपको दखल देने की जरूरत नहीं है। 370 इसका एक बहुत शानदार उदाहरण है जो मोदी सरकार में इसे हटाया गया। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे साथ में दिलीप भदौरिया सर है। सर, कांग्रेस ने जब ये वीडियो लॉन्च किया, ये सॉन्ग लॉन्च किया, तो इसमें तमाम बातें कही गई। उन्होंने कहा कि हमने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, इससे देश की जनता को एक पूंजी बचाने का एक जरिया मिला। उन्होंने कहा कि हमने बंधुआ मजदूरी के लिए कानून बनाए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, हमने कृषि के लिए कानून बनाए, हमने वंचित वर्गों को आगे बढ़ाने का काम किया। ये तमाम कांग्रेस ने दावे किए हैं। दूसरी तरफ अगर हम मोदी सरकार के कामों को देखें, अगर उस समय ये काम हुए हैं तो आज फिर से ये काम करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए मनीष जी, एक तो ये जो चुनावी गीत जो कांग्रेस पार्टी का जो आया, मैंने भी सुना है उसको। उसमें अगर कांग्रेस पार्टी जब 70 साल तक जिसने राज किया है, वो अगर ये बात कह रही है तो उसमें कोई गुरेज नहीं करना चाहिए, हमको स्वीकार करना चाहिए। आज की वर्तमान सरकार जो है उस चीज को स्वीकार करे, क्योंकि जहां तक उन्होंने काम किया उससे आगे इन लोगों ने काम बढ़ाया है। अगर वो IIT नहीं बनाता तो आज इतनी उन्नति नहीं होती। इतने ब्रिज बने हैं, जो भी बना है, जो काम उन्होंने उस गीत में बताया है, दर्शाया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने वो काम किए हैं। लेकिन आज का जो माहौल जो सोशल मीडिया ने जो बना के रखा है, उसमें ऐसा प्रतीत होता है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली है और उसके बाद ही सारे काम हुए हैं। तो ये गलत परंपरा ये चालू होती जा रही है। और इसमें ये सोशल मीडिया में एक तो संस्कार वाली बात कहीं से नहीं रही। आप पिछले समय में जाएंगे, जब कांग्रेस सरकार हुआ करती थी तो भाजपा के ही वयोवृद्ध नेता और बहुत कर्मठ नेता हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। उनकी आप बात सुनिए आप, उन्होंने तो लोकसभा में खड़े होकर ही ये बात स्वीकारी है और कही है कि ऐसा कुछ नहीं कह सकते आप कि जो सरकार पहले थी उसने कुछ नहीं किया। उन्होंने जो किया इसको आगे बढ़ाया इन्होंने। और सोशल मीडिया पे आप इतनी बदतमीजी से लोग अपनी बात रखते हैं, खासतौर से मैं भाजपा की बात करूंगा कि ये इसमें सम्मान वाली कोई बात ही नहीं रहती। और भाजपा के खुद मैंने अभी नेशनल चैनल पे स्मृति ईरानी को कहते देखा है कि हमारा मोदी जो कहता है वो करता है। अरे तुम्हारा मोदी नहीं है, वो देश का प्रधानमंत्री है, उनके नाम का सम्मान होना चाहिए। बिल्कुल। हमारा मोदी क्या होता है भाई? बिल्कुल। हमारा मोदी मतलब एक जो निर्लजता जो आती जा रही है सोशल मीडिया के माध्यम से, और ये भाजपा के
चाहे आप किसी पार्षद की भी आप बाइट लेने जाएंगे आप, बिल्कुल, तो वो पार्षद का चुनाव लड़ रहा है, वो मोदी की गारंटी बोलेगा। बिल्कुल। और देश के प्रधानमंत्री केवल भाजपा के नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री पूरे देश की जनता के, चाहे वो कांग्रेस का हो या भाजपा का हो। बिल्कुल ठीक कहा सर। तो ये गलत परंपरा जो चालू हो रही है, इस पे लगाम कसनी चाहिए वर्तमान सरकार को। बिल्कुल ठीक है। सरकारों के काम को नकारने की जो परंपरा शुरू हुई है, ये कितनी सही है कितनी गलत है, खैर जनता इस पर फैसला करेगी, क्योंकि अभी चुनाव सिर पर है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आशीष दुबे जी सर, कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने ये दावा किया कि हमने सड़कों से लेकर की रेल लाइन बिछाने का काम किया, सड़कों का जाल बिछाया हमने, एरोनॉटिक्स के जरिए हमने विश्व में पूरे देश को हमने जो भारत है उसको हमने बहुत सशक्त किया है। अब गृह मंत्री का बयान आया इसमें और बीजेपी का बयान आया कि धरती से आसमान तक कांग्रेस ने सिर्फ भ्रष्टाचार किए हैं। इन दोनों बयानों को, इन दोनों दावों को आप कितना अच्छा समझते हैं, कितना बुरा समझते हैं सर? देखिए, इन दोनों दावों की जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज है टाइमिंग। बिल्कुल। होने वाला है चुनाव तो इसलिए जो है इस समय ये सारी चीजें होंगी और अतिरेक भी होगा, अतिशयोक्ति भी होगी। बिल्कुल। तो इसको इस नजरिए से देखेंगे तो दोनों ही बेचारे मालूम पड़ेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस ने जो किया है, जो भी था, वो जो करती थी उसकी बिल्कुल। वजह से उसने 52-53 साल राज किया। बिल्कुल। सरकार जनता ने उसको बार बार जो है जनादेश दिया, और जब उसका काम ठीक नहीं लगा तो जनता ने उसको उतारा, बीच में भी उतारा और अभी भी 10 साल से उस सत्ता से नीचे है। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे भाजपा भी गुजरी है और मोदी सरकार को गुजरना बाकी है। तो अटल बिहारी वाजपेयी के शाइनिंग इंडिया का दावा किस तरह से फेल हुआ था वो सबने देखा है। जबकि अटल बिहारी जैसा जो पॉलिटिशियन है वो बहुत रेयर, बहुत दुनिया में बहुत कम होते हैं जैसे मिलते हैं और जिनकी इतनी स्वीकार्यता होती है। तो कांग्रेस का जो दावा है इस मामले में कि उन्होंने ये सारे काम किए हैं जो भी है, तो वो कांग्रेस की उस समय जिम्मेदारी थी, राजनीतिक भी, नैतिक भी, सामाजिक भी। इसलिए थी क्योंकि देश आजाद हुआ था और आजाद होने के बाद जो भी सरकार थी उसी का ये काम था कि वो उसको सही पटरी पर खड़ा करे, सही पटरी पर लाए और ट्रैक पर आगे चलाए। बिल्कुल। तो वो सारे काम उन्होंने किए और उस काम की निरंतरता की वजह से ही उनको वोट मिले। बिल्कुल। फिर दूसरी बात है, कांग्रेस पर ये भी एक इल्जाम रहा कि उन्होंने लोकतंत्र के विपरीत जाकर के एक बार इमरजेंसी भी लगाई। लेकिन उसके बाद ये भी बात, अगर हम उसको निष्पक्ष तौर पर देखें तो ये भी बात सामने आती है कि इमरजेंसी के लगभग 2 साल बाद ही उन्होंने चुनाव भी कराए। यानी वो लोकतंत्र के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता थी उस पर जो सवाल है वो एक दाग की तरह जरूर हो गया है। लेकिन उसके बाद भी जबकि कांग्रेस जानती थी कि वो चुनाव हार जाएगी इस विपरीत स्थिति में भी, लेकिन उसने चुनाव का साहस दिखाया और वो सत्ता से 3 साल बाहर भी रही, लेकिन 3 साल बाद फिर वापस आई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि विकास और लोकतंत्र जिसकी शुरुआत में बात हुई, इन दोनों चीजों पे कांग्रेस को एकदम नकारा नहीं जा सकता। तात्कालिक उसकी जो असफलताएं थी वो 2012, 13 और 14 की थी, जिसमें वो बुरी तरह से एक पब्लिक मूवमेंट के निशाने पर आई और कुछ इस तरह की चीजें में हुई कि कुछ आरोप तथ्यात्मक भी थे और कुछ कथ्यात्मक भी थे, जो बाद में साबित हुआ कि वो कथ्य थे, तथ्य नहीं थे। तो इस तरह से कांग्रेस जो है अब सत्ता के बाहर है और दिशाहीनता की वजह से वो बार बार भाजपा जैसी बड़ी चुनाव मशीनरी के सामने टिक नहीं पा रही है। बिल्कुल। तो ये जो है ये सच्चाई है। जहां तक कांग्रेस भाजपा की बात है तो निश्चित तौर पे भाजपा को वो कांग्रेस से बड़ी लकीर खींचना ही थी जो उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन इसमें भाजपा में थोड़ा सा ये चीजें जरूर आई हैं कि उन्होंने पिछले बाकी के 50, 60, 70 साल का जो काम है उसको, इतिहास को मिटाने की या उसको नजरअंदाज करने की कोशिश की। लोकतंत्र में या स्वस्थ लोकतंत्र में थोड़ा जगह सबको दी जानी चाहिए। और खुद प्रधानमंत्री ने लोकसभा में जब पहली बार दाखिल हुए थे तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया था कि हर सरकार ने अपने स्तर पर भरपूर विकास के काम और जो भी उनका विजन था उसके तहत करने की कोशिश की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद की जो स्थिति जो भाजपा के दूसरे नेता करते हैं बिल्कुल, वो थोड़ी सी खराब लगती है कि जब लोग पुरानी चीजों को जानते हैं तब भी ठीक लगता है, लेकिन जो नई पीढ़ी है जो पुरानी बातों को नहीं जानती उसमें बहुत सारी चीजें और उनमें एक नए किस्म का एक विचार पैदा हो जाता है। तो ये चीज है, भाजपा जो काम कर रही है वो उसकी ड्यूटी है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद पहली ड्यूटी होती है कि वो पब्लिक को डिलीवर करे। तो वो ड्यूटी वो कर रही है, वो अलग कुछ नहीं है, वो भाजपा ने भी किया है, वो कांग्रेस ने भी किया। बिल्कुल ठीक है। शुभकरण पांडे जी हमारे साथ में जुड़े हैं, आपसे जानना चाहूंगा 15 मार्च 1950 को कांग्रेस ने यह दावा किया है कि हमने योजना आयोग का गठन किया, स्थापना की,
पंचवर्षीय योजना कांग्रेस की सरकार ने लागू की, जिसमें हमने देश में विकास का एक खाका खींचा, एक रोड मैप तैयार किया, जिसके जरिए हमने हर 5 साल में एक ऐसा एजेंडा तय किया जिसके जरिए हम देश को विकास के पटल पर रख सकें। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, देश की आजादी में कांग्रेस ये कहे कि मैं देश को आजाद हम कराए हैं, हर जनता, हर ग्रामीण से लेके शहर से लेके हर मुल्क का व्यक्ति देश को आजाद कराने में लगा रहा और देश आजाद हुआ। और कांग्रेस एक प्लान बनाया कि प्लान के आधार पर सरकार बनी और सरकार जो भी सरकार बनती है वो चाहती है कि देश का विकास हो और विकास के आधार पर हर चीज को तय किया जाए। अब आज ये कहा जा रहा है कि सॉन्ग आया है, आज 55 साल राज करने के बाद कांग्रेस 55 साल राज किया। कांग्रेस ने कहा मैंने पुल बनाया, कंप्यूटर बनाया, रोड बनाए। अभी हमारे बहुत विद्वान पत्रकारों ने कहा, शुक्ला जी ने बहुत अच्छी बात कही, बिल्कुल, कि देश जो सरकार बनती है वो अपना प्लान रखती है कि हमें जनता के बीच कैसे जाना है और जनता पे क्या रखना है और जनता क्या चाहती है। आज भी आदमी कहता है कि साहब भ्रष्टाचार बहुत है, बेरोजगारी बहुत है। यदि काम आपने अच्छा किया तो आप जनता ने क्यों नकार दिया? अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार दुबे जी कह रहे थे कि सरकार बनती है लेकिन सरकार जब जनता के पास जाती है तो अपना प्लान लेके जाती है। आज यदि कांग्रेस कहीं पीछे है तो कांग्रेस कहीं ना कहीं गुटबाजी के कारण पीछे है, कांग्रेस कहीं रणनीति के कारण पीछे है। और जो कांग्रेस में अच्छे नेता थे आज उन नेताओं को अनदेखी हो रही है ना। अब आज कांग्रेस कह रही है कि साहब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनके सॉन्ग देखिए देश में, तो पहले बच्चा बच्चा इस देश में राष्ट्र के लिए आहूत दे दिया, कई लाखों लोगों की प्राण चलेगी। और लेकिन देश आजाद करने की एक उमंग थी, एक ललक थी कि देश को आजाद कराया जाए। तो देश में सबका था और जनमत मिला किसको? कांग्रेस को जनमत कांग्रेस को मिला। और जनमत के बाद कांग्रेस ने राज किया, 50-55 साल तक राज किया। लेकिन आज कांग्रेस को क्यों ये सॉन्ग लाना पड़ा? लेकिन उस समय तो कांग्रेस ही पूरे आंदोलन को लीड कर रही थी। इंडिपेंडेंस जो आंदोलन चला था उसको तो कांग्रेस ही लीड कर रही थी ना सर। देखिए मनीष जी, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल कि जो सत्ता में आप 50-55 साल रहे, आप सत्ता में रहे, लेकिन आज भी बेरोजगारी रही, महंगाई आज भी है, भ्रष्टाचार आज भी है। यदि आज 9 साल में भाजपा को अवसर मिला तो भाजपा निश्चित तौर पे कुछ अपने एजेंडा लाई, कुछ उनका एजेंडा था और एजेंडा ला करके देश को आगे प्लान करते थे। इसी भारत को अभी हमारे सुशील उपाध्याय जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार, उन्होंने कहा कि भाई आप सरकार की जवाबदेही तय, सरकार जवाबदेही तय करे। आज मोदी जी यदि देश के प्रधानमंत्री हैं तो उन्होंने भारत को प्रबल स्थान पे लाने के लिए नाना प्रकार की योजनाएं लाए, नाना प्रकार का विकास किया और उन्होंने कहा कि देश का जब सहयोग मिलेगा तब राष्ट्र का निर्माण होगा। आज कोई पार्टी कह दे कि साहब केवल मैं सहयोग कर रहा हूं, इस देश का हर जनता का, हर नागरिक का सहयोग है तो राष्ट्र आगे विकास हो रहा है। बिल्कुल। अर्चना शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कांग्रेस ने ये कहा कि नेहरू जी के नेतृत्व में एक ऐसी विदेश नीति बनी जिसे हम गुटनिरपेक्षता के नाम से जानते हैं। पूरे दुनिया में ये नीति आज भी मशहूर है, बीजेपी इस पर चल रही है। उन्होंने पंचशील का सिद्धांत दिया, आज भी वो पंचशील के सिद्धांत भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया मानती है। बीजेपी इस पर अब क्यों चल रही है? कांग्रेस ने यह भी कहा कि जब अगर हमारी गुटनिरपेक्षता नीति और जो पंचशील का सिद्धांत अगर आपको पसंद नहीं आया तो आप इसको बदल दीजिए। तो क्या विदेश में जाकर के जो विदेश मंत्री हमारे डॉक्टर एस जयशंकर हैं वो इसका गुणगान करते हैं और इसी के तहत, इसी नीति के तहत वो पूरी दुनिया में घूम रहे हैं? क्या कहेंगे आप? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था और लोकतंत्र लागू हुआ था तो अगर उस समय गुटनिरपेक्षता की नीति बहुत जरूरी थी, क्योंकि हालिया 1945 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, पंचशील का सिद्धांत भी जरूरी था, क्योंकि भाई उस समय इतना भयावह स्थिति थी कि कहीं भी कोई भी राष्ट्र की सीमाएं सुरक्षित नहीं थी। तो उस समय नेहरू जी ने गुटनिरपेक्षता का, पंचशील का जो सिद्धांत लाया था और उसको आज डेवलप करके हमारी विदेश नीति सुदृढ़ हुई है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जब देश आजाद हुआ था तो हमारा एक लोकतंत्र शिशु के रूप में था और आज हम एक इतने विकासशील और विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो उस समय की नींव डाली गई थी वो आज परिपक्व हुई है। आज हमारी टेक्नोलॉजी डेवलप्ड हुई है, देशों के पास जो है नई न्यू टेक्नोलॉजी के हथियार हैं। आज जैसे बार बार चीन जो हमें आंखें दिखाता है फिर पीछे जाता है, पाकिस्तान की भी कभी कोई हिम्मत नहीं हुई। तो कहीं ना कहीं उस समय की जो नीतियां थी उनको आज हमने एक कहना चाहिए कि बहुत अच्छे से रूप दे के, तो कहीं ना कहीं नेहरू जी ने जो किया उसी का परिणाम है कि आज हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर सुशील उपाध्याय सर, मैं आपके पास में लौट कर आना चाहूंगा। इंदिरा गांधी की जो सरकार रही है,
इसका उन्होंने बाकायदा जिक्र किया है। कांग्रेस ने यह दावा किया है कि जो राजाओं रजवाड़े को जो पेंशन मिलती थी, उन पेंशन को इंदिरा गांधी ने खत्म करके राजाओं को भारत में इतिहास बना दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया। इसके अलावा गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी जी ने दिया, जिसकी वजह से आज देश में गरीबी धीरे धीरे हट रही है। इसके अलावा श्वेत क्रांति, परमाणु हथियार, जो तमाम नीति जो लेकर आई वो इंदिरा गांधी जी लेकर आए, जिस पर आज देश चल रहा है। मनीष जी, चूंकि अभी आशीष जी ने जहां से इस चर्चा को आगे बढ़ाया बिल्कुल, था, मैं वहीं से पुनरावृत्ति ना हो इसलिए बिल्कुल मैं जब जवाहरलाल नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बने और एक शैशव काल में देश मिला था, उसके बाद हर ने अपनी एक जिम्मेदारी निभाई है और यह उस समय की जिम्मेदारी उनकी थी। उस समय इंदिरा गांधी को, जैसा अभी विजय जी ने जो बात आगे रखी थी, जब देश मिला था उस समय बहुत विषम परिस्थिति थी और उन विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उनको जैसा उचित लगा उन्होंने किया था। देश के माननीय प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री ने, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था कि उन्होंने शेरनी की संज्ञा दी थी, उन्होंने देवी, दुर्गा देवी की संज्ञा दी थी इंदिरा गांधी को, क्योंकि उस समय का, आजादी के बाद का, आपको शायद याद होगा, विलीनीकरण के समय राजे रजवाड़े अड़ गए थे, उनको किस तरह से मनाया था, किस तरह से विलीनीकरण किया गया था। आज की मैं एस जयशंकर जी की विदेश नीति बहुत अच्छी है और उससे देश मजबूत हुआ है, पूरे विश्व में आगे बढ़ा है। लेकिन अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय हैदराबाद के निजाम को, जो परिस्थिति आपने, हमारे सारे लोग इतिहास जानते हैं, जो हुआ था उस समय, उन सरकारों ने भी भरसक कोशिश की थी कि देश मजबूत हो, लेकिन संसाधन की कमी थी, परिस्थितियों की कमी थी। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ये जो इंदिरा गांधी की जो बात चल रही है, उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये प्रयास किया था कि जितने भी इस तरह के राजे रजवाड़े हैं, चाहे राजस्थान के हों, चाहे साउथ के हों, चाहे मध्य क्षेत्र के हों, इन सब नवाबों को, राजे रजवाड़ों को एकजुट करके हिंदुस्तान में शामिल करने के लिए हमारे ऊपर बहुत बड़ा दाग लगा था। उस समय जब ये समझौता हो रहा था जम्मू कश्मीर का, उस समय जो पाक अधिकृत कश्मीर वाली जो बात आई थी, ये कहा गया था कि उस समय कांग्रेस की गलती की वजह से हुआ था और 370 का दाग हटाने का काम, अगर उस समय, तो जैसा अभी दिलीप जी ने एक बात बहुत प्रमुखता से आगे रखी थी कि कहा जाता है 14 के बाद ही आजादी हुई है, लेकिन ये राजनीतिक स्टंट है सुपकरण भाई। वो चूंकि कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, आशीष जी ने इस बात को सामने रखा है कि ये पक्ष अपना अपना पक्ष रखने की जरूरत है उनकी, ये चुनावी बेला है, इसमें कुछ भी करेंगे, हम सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन तत्कालीन सरकारों ने जो काम किया उनके संसाधनों के हिसाब से किया। मुझे लगता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का योगदान देश नहीं भूल सकता। और एस जयशंकर या रेलवे मिनिस्टर जो हैं आज के जितने भी, जी हाँ, या पीयूष गोयल जी हैं, ये जिस IIT से पढ़े हैं उसको कांग्रेस की सरकार नहीं बनाया था। ये कहना गलत होगा कि उन्होंने कुछ नहीं करा या इन्होंने कुछ नहीं करा। आज अगर विश्व के नक्षत्र पे हिंदुस्तान सबसे ताकतवर देश, जैसा कि अभी विजय शुक्ला जी ने कहा, अगर देश इतना ताकतवर बना है और सर्व स्वीकार्यता है, तो मुझे लगता है उसमें मोदी जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उसमें एस जयशंकर की जो विदेश नीति उसको नहीं भुलाया जा सकता। देश आज कोविड के दौरान जिस तरीके से काम किया गया, आपको याद होगा कि आजादी के बाद एक प्लेग फैला था, और उस समय आजाद नहीं हुआ था देश। जब प्लेग फैला था उस समय त्राही त्राही मच गई थी। हमारी सरकार अभी कोविड जब आया तो उस समय जिस तरीके से हैंडल किया, जिस तरह से इसको उबारा, कई देशों की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, कई देशों की हालात इतने खराब हो गए, लेकिन उसमें हिंदुस्तान अगर सरवाइव कर रहा है, आर्थिक रूप से समृद्ध हुआ है, आज दूसरे देशों को राह दिखाने का काम कर रहा है। उस समय की सरकारों ने भी हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया था। उस समय भी रसिया हमारा दोस्त था, और आज मोदी जी के सामने अमेरिका भी साथ में है आपके, रसिया भी आपके साथ खड़ा है, और इजराइल भी आपके साथ खड़ा है। और ये मजबूरी है कि ये एक ताकत के रूप में देश उभरा है, तो उसमें सबका योगदान शामिल है। अगर वो उस शैशव काल के उस नए बच्चे को जो जन्म हुआ था आजादी के रूप में, उसको अगर भारतवर्ष को उस समय नहीं संभालते और उस समय आगे नहीं बढ़ाते, तो मोदी जी को जो मिला है, मुझे लगता है कि उसमें ये मोदी जी ने पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे वो 14 में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया था विधानसभा में कि सबके योगदान से देश आज मजबूत होगा और हम सबको मिलकर आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल। आशीष दुबे सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कांग्रेस ने दावा किया कि नेहरू जी ने आयात औद्योगिकरण की नीतियों पर काम किया, और उसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसकी उन्होंने वकालत की। उसी वजह से भारत की जो इकोनॉमी है डबल डिजिट में गई। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए,
जो अर्थव्यवस्था है या जो जीडीपी है या जो इस तरह की चीजें हैं, इनके अपने अपने अलग अलग कालखंड होते हैं और अपनी अपनी उनका एक धरातल होता है जिसके आधार पर ये बनते हैं और बिगड़ते हैं। तो नेहरू के युग में जो जो चीजें शुरू की गई वो निश्चित तौर पर आज मोदी के युग में प्रासंगिक नहीं होंगी, क्योंकि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई, उत्पादन बदल गया, प्रोडक्शन बदल गया, लोगों की विचार बदल गए और कार्य क्षमता में वृद्धि हो गई, देश पैरों पे खड़ा हो गया। तो उस समय जो जरूरत, तात्कालिक जरूरत थी सरकार की, उन्होंने उस पर काम किया, या जो बेहतर विचार उनके पास हो सकता था, क्योंकि मैं मानता हूं कि कोई भी सरकार जानबूझ के खराब निर्णय नहीं लेती। बिल्कुल। कई बार इतिहास के आईने में हम देखते हैं, या जब समय आगे बढ़ जाता है और पीछे मुड़ के देखते हैं तो लगता है कि वो निर्णय खराब था, लेकिन उस वक्त वही निर्णय बेहतर था। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह से मोदी सरकार भी करती है जो निर्णय वो कर रही है। अब हम 20 साल बाद यदि मोदी सरकार का निर्णय देखेंगे तो कह सकते हो निर्णय खराब था, लेकिन आज की जरूरत तो वही थी। बिल्कुल ठीक है। इसलिए निर्णय इसी तरह से होते हैं, और किसी भी 40 साल पुराने निर्णय को जाकर आज के संदर्भ में हम उसको तुलनात्मक रूप से लाएं तो वो ज्यादा मतलब बेहतर असरदारी नहीं होता। तो इसलिए ये जो दोनों सरकारों की हम तुलना की बात कर रहे हैं, दोनों सरकारें एक दूसरे की तुलना कर रही हैं, पुरानी और नई, तो इसमें उनको भी समय का फेर देखना पड़ेगा कि वो समय क्या था, अब समय क्या था। तो जो बातें होती हैं या जो जरूरतें होती हैं वो आज के संदर्भ में है। आज के संदर्भ में जरूरी है कि अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाया जाए, विकास दर को कहाँ लेके आया जाए। अब विकास दर की हम अगर बात करते हैं तो 1980 के दशक में विकास दर कुछ और थी, आज भी कुछ और है, और हम उनकी तुलना करेंगे तो लगभग बराबर होंगी। बिल्कुल। तो इसलिए एक तो रुपए की कीमत उसमें बहुत मायने रखती है, बिल्कुल, और दूसरे जो हालात जैसे मैंने पहले कहे वो मायने रखते हैं। ठीक है सर, मैं विजय शुक्ला सर आपके पास में आना चाहूंगा। एक और बात कांग्रेस ये कह रही है कि चाहे वो राजीव गांधी की सरकार हो, चाहे मनमोहन जी की सरकार हो, इनमें कंप्यूटर का जो युग आया है, जो विज्ञान का युग आया है, वो राजीव गांधी की सरकार के बाद में आया है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? मैं समझता हूँ ये जो तर्क हो रहे हैं ना, इस तर्क का इसलिए बहुत ज्यादा मुझे लगता है हम लोगों को इस पर ज्यादा नहीं बहस करनी चाहिए। सभी वक्ताओं ने, हमारे कहा साथियों ने, कि चुनाव का टाइम है, चुनाव में वो कहेंगे हमारा आंगन बहुत अच्छा है, वो कहेंगे हमारा आंगन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो ये आंगन की लड़ाई में हम लोग अपनी बात को इतना ज्यादा, उनको इस पर इतना ज्यादा विश्लेषण करें तो ये तो इलेक्शन का मामला है। इलेक्शन में तो आपने देखा है कि बिल्कुल चुनाव में लोग कहते कुछ है फिर करते कुछ है। ये राजनीतिक दलों का अपना एक शगल है, वो करते हैं, उन्हें वोट चाहिए, जनता का, देश का राज चाहिए। बिल्कुल। पर लोकतंत्र का जहां तक सवाल है तो अभी बहुत सारी बातें आ गई। निचोड़ ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर लोकतंत्र को मजबूत करना चाहती है तो आज के दौर में सबसे पहले वो अपने भीतर के लोकतंत्र को मजबूत करे। बिल्कुल। लगभग 6000 से ज्यादा नेता आज उसे छोड़कर क्यों गए दूसरे दलों में? आज भारतीय जनता पार्टी में लोग क्यों जा रहे हैं? इस पर कांग्रेस पार्टी आत्ममंथन करे कि आखिर उसकी नीतियों में कहाँ कमी आई। लोकतंत्र को मजबूत करने का सवाल है तो आज आप देखिए कि 52 साल के राजनीतिक इतिहास में नॉर्थ ईस्ट में आज क्या हालात हैं। आज भी भारत देश के उत्तरी सीमा पर आप जाइए, 7 सिस्टर्स के नाम से जो राज्य विख्यात हैं, आज उनकी स्थिति देख लीजिए। आज वो अपने आप को भारत का हिस्सा मानने से इंकार करते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये किसकी देन है? आंतरिक सुरक्षा का जहां तक मुद्दा है, किसकी देन है? भारत देश में सुई नहीं बना करती थी, हम लोग जानते हैं, सुई नहीं बनती थी। सुई का निर्माण सुई के लिए भारत को लाइन लगाकर खड़ा होना पड़ता था। लेकिन कोरोना के दौर में भारत ने वैक्सीन न केवल बनाई, स्वदेशी वैक्सीन को भारत ने दुनिया के कई देशों में भेजा और वहां के लोगों की जान बचाई। तो आप इस अंतर को महसूस करेंगे। इच्छा शक्ति की बात है। ये बात सही है कि कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। ये बात सही है कि उन्होंने जो उन्हें फंड मिलते थे राजा महाराजाओं को उस समय, तो उन्होंने उसको बंद किया। ये बात सही है। लेकिन ये भी बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि उस समय कांग्रेस पार्टी ने कहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बिल्कुल। तो आखिर ये बताइए कि सत्ता का जो मद है, सत्ता के मद में ना इंदिरा गांधी की हार हुई। एक सामान्य से कार्यकर्ता ने इलाहाबाद में इंदिरा गांधी को हरा दिया और उस हार से तिलमिलाई इंदिरा ने देश पर इमरजेंसी थोप दी। बिल्कुल। तो आखिर इस इतिहास को आप कैसे भूल सकते हैं? तो आप एक ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना पड़ेगा। जब सत्ता का आपको दृष्टिकोण जब अपनाना है कि बेटर कौन है, तो आपको इतिहास के पन्नों को उलटना पड़ेगा। और जब इतिहास के पन्नों को आप उलटते हैं तो आपको इमरजेंसी हमेशा याद आएगी। 10 साल के मोदी शासन काल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपकी अक्षमता है, आप एक भी भ्रष्टाचार के मुद्दे आज उजागर नहीं कर पाए हैं।
आप साबित नहीं कर सके। यदि आपके यूपीए पार्ट 1 पार्ट 2 का अगर हम जिक्र करें तो यूपीए पार्ट 1 पार्ट 2 में अगर आप निर्दोष थे, यदि आपके दामन पर कोई दाग नहीं था, तो क्यों मंत्रियों के इस्तीफे हो रहे थे? बिल्कुल। क्यों भ्रष्टाचार के एक से बढ़कर रिकॉर्ड लोगों के सामने आ रहे थे? आप डटकर खड़े रहते, आप कहते थे कि नहीं, हमने कोई चोरी नहीं की, हमारे अंदर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो आप ये समझिए कि एक स्वस्थ परंपरा राजनीति की होती है। आज जब आप ये कह सकते हैं कि अटल जी ने जब इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की, तो आज अगर भारत देश का चंद्रयान मिशन 2 अगर सफल हो रहा है, तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी के मुंह पर बधाई के शब्द क्यों नहीं गूंज रहे? बिल्कुल, चंद्रयान 3 सर, चंद्रयान 3। तो आखिर ये इंदिरा गांधी ने अगर कोई काम किया, अच्छा किया, अगर इंदिरा गांधी ने युद्ध जीता, तो उनके उस युद्ध कौशल की, उनके राजनीतिक जीत की सराहना तो सदन में अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की थी। तो यदि मोदी जी आज धारा 370 हटा रहे हैं, यदि मोदी जी अगर समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मोदी जी आर्थिक उदारी, आज मोदी जी अगर भारत देश को एक अच्छे रिकॉर्ड में, एक अच्छे ट्रैक पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मोदी जी सनातन के वैभव को, उस वैभव को जिसे लूट लिया गया, आप इसे जीत मानते हैं? क्या विकास मानते हैं? करोड़ों लोगों के आराध्य भगवान श्री राम, उनका मंदिर आप नहीं बना पाए। बिल्कुल ठीक है। आप अपनी विफलताओं पर भी आप पर्दा नहीं डालेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। दिलीप भदौरिया सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। मनमोहन सरकार की यहाँ पर जिक्र छड़ा है यूपीए 1 यूपीए 2 का, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में क्या हुआ है इसका भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सरकार ने वेलफेयर स्टेट यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की, शिक्षा का अधिकार दिया, इसके अलावा भोजन और जो स्वास्थ्य का अधिकार है वो अभी भी जिक्र कर रही है कांग्रेस, ये सब उन्होंने किया है। और यूपीए 1 में इसके अलावा दूसरे जो वेलफेयर काम हुए हैं वो भी उन्होंने गिनाए हैं। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए, मनमोहन सरकार का तो मैं कहीं से बुरा नहीं मानता, क्योंकि मनमोहन सिंह जितने विद्वान व्यक्ति हैं उनकी तो किसी से तुलना करना मूर्खता होगी, क्योंकि उनकी जो अर्थशास्त्री व्यवस्था जो उनकी रही है, बिल्कुल उस हिसाब से उन्होंने देश को चलाया है, और उस हिसाब से वेलफेयर में जो काम किए गए हैं उनके द्वारा, वो पूरे देश की आर्थिक स्थिति को समझते हुए, सोचते हुए कि इसको, देश को कहां पे हम आगे ले जा सकते हैं इन कामों के माध्यम से। और आज की राजनीति में हम देखते हैं तो पहले उनको भी मौन कर दिया था, मनमोहन को मौन कर दिया था कि ये तो कुछ बोलते भी नहीं है, रिमोट से चलते हैं, ये उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे। बिल्कुल ठीक। और जो 2014 में ये नमो होके आ गए थे, नरेंद्र मोदी को शॉर्ट कर दिया था नमो, और वो मौन। अब इसका उल्टा ही है, नमो जो थे वो मौन हो गए हैं। किसी भी समस्या पे एक शब्द नहीं बोलते हैं वो, चाहे मणिपुर की घटना हो, चाहे कहीं की भी घटना हो, देश में कुछ भी होता रहा वो कुछ नहीं बोलते। उनके एवज में अमित शाह जी बोल देते हैं जो बोलना रहता है। खैर, ये उनका चुनावी बिल्कुल स्टैंड है उनका, कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जिस सॉन्ग पे हम इतनी डिबेट कर रहे हैं, जो गाना, चुनावी गाना जो चालू हुआ है, बिल्कुल, तो उसमें फिर मैं अंत में यही बात कहूंगा कि जो सरकार ने जो किया है इस सरकार को स्वीकार करना चाहिए, और जो ये सरकार कर रही है, जो देश के हित में काम हो रहे हैं, उसको भी स्वीकार किया जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। शुभकरण पांडे सर, मैं आपके पास में आना चाहूंगा। यूपीए 1 की ही बात करूंगा, क्योंकि उन्होंने ये दावा किया कि साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी दी उन्होंने, न्यूक्लियर पावर प्लांट की उन्होंने बात की, उन्होंने ये कहा कि हमने स्वास्थ्य का अधिकार दिया, उन्होंने ये कहा कि हमने राइट टू एजुकेशन दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि जो भी सरकार आती है, अभी भदौरिया जी बहुत अच्छा कह रहे थे, देखिए सरकार का एक प्लान है, बिल्कुल, सरकार अपने प्लान में क्या रोजगार देना है, क्या कंप्यूटरीकरण करना है, क्या, लेकिन फिर भी सरकार पे बेरोजगारी है। आज प्रश्न इस बात पे सॉन्ग को डिबेट हो रहा है कि आखिर 55 साल में कांग्रेस ने क्या किया है, बिल्कुल, और आज कांग्रेस सॉन्ग के माध्यम से जनता को ये बताना चाहती है कि हम वो कांग्रेस है जो सब कुछ किए हैं, है ना। तो यहाँ क्या मिशन क्या है? आज बीजेपी अपनी मिशन रख रही है कि साहब मैं 9 साल में हमने ये किया है, 55 साल में इन्होंने ये किया है। अब जनता को चुनना है, आचार संहिता लगा हुआ है, अब जनता को अपने अपना एजेंडा, अपना अपना विजन और अपना मिशन ले जाके जनता के पास करना है। भैया हमने ये काम किया है, मेरे साथ हो कि इनके साथ हो। इस समय मनीष जी, मैं एक बात कहूँ, इस समय प्रश्न ये है कि आदमी का मिशन क्या है और विजन क्या है। अब अपने अपने घर को अपना अपना घर देखना है, कांग्रेस का घर अपना थामना है, बीजेपी को अपना घर देखना है, हम पत्रकारों को उनके घर नहीं जाना। लेकिन बात प्रश्न ये है कि जिसका मिशन अच्छा है जनता उसके साथ है। अब हम ये भी नहीं कह सकते कि सरकार किसकी बन रही है ना। जनता का जनाधार जिसके पक्ष में हो उसका सरकार बनेगी। अब प्रश्न ये है कि मोदी जी ने क्या कहा। आज आप बताइए, ये ब्रिटिश कानून है, यहाँ सारे विद्वान पत्रकार थे, आज भी हम उस ब्रिटिश कानून के संविधान में चलते थे।
चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे हमारी जुडिशियल हो, सारी धाराएं क्या थी, ब्रिटिश कानून था। आज हमारा संविधान चेंज हुआ, आज हमें संबल मिला, आज हमें मिला, भारत का इतिहास मिला कि भारतीय दंड संहिता हो रहा है। यदि हम किसी जजमेंट में की बात करते हैं तो भारतीय दंड संहिता में बात करते हैं। आज हमारे प्रभु आराध्य की बात करते हैं। 500 साल बाद सरकार जो बनाती है, राजीव गांधी जी ने जब ताला लगा था उन्होंने ताला खुलवाया। आज अवसर मिला प्रधानमंत्री जी को, आज उन्होंने भूमि पूजन करके भव्य राम मंदिर का विशाल बन गया। तो जो सरकार को जिस मिशन में, जिस समय में उसको अवसर मिलता है वो सरकार काम करती है और उस काम का उसका श्रेय जनता उसको देती है। इसलिए सरकार अपने अपने समय में जो हित में, जनता के हित में और सरकारें काम करेगी उसके प्रति में सरकार, जनता उसके जवाबदेही है। ठीक है अर्चना मैम, आपके पास में आना चाहूंगा, आपसे ये जानना चाहूंगा, कांग्रेस ये दावा करती है कि कांग्रेस के ही शासनकाल में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमने स्थापित किया, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारी सरकार ने दी, और उन्होंने ये भी कहा कि हमने वंचित वर्गों को इसमें जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है, इससे हमने वेलफेयर स्टेट की भी स्थापना की है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए सर, सभी वरिष्ठ लोगों ने बता ही दिया है कि चुनावी बिसात बिछी हुई है। बिल्कुल। और चुनावी बिसात बिछी है तो सभी पार्टियां अपना अपना पक्ष विपक्ष रख रही हैं। और ये जो सॉन्ग है ये टोटली एक चुनावी कैंपेनिंग है, आपको भी पता है। इसके माध्यम से कांग्रेस ने क्या किया है ये हमारे भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है, और मोदी सरकार क्या कर रही है वो भी बच्चा बच्चा जानता है। अब ऐसे में आप अगर कहते हो कि मैंने ये किया तो ये भी हमारे वरिष्ठ सर ने बताया है कि भाई जब कोई सरकार रहती है तो उसको उसके जो एक काल होता है, पीरियड होता है, उस 5 वर्ष में आपको कुछ ना कुछ तो करना होता है। आपने 52 इयर्स के जो कार्यकाल है कांग्रेस ने भी अपने काम किए हैं। अब चूंकि ये सॉन्ग है, ये सॉन्ग टोटली एक चुनावी कैंपेनिंग है, और चुनावी कैंपेनिंग में उन्होंने भी अपना एक आकलन करके कि हमने क्या क्या किया है। उन्होंने ये भी मालूम है कि आज हम जो चुनावी कैंपेनिंग का सॉन्ग जारी करेंगे तो उसमें विपक्ष भी इस पे हावी होगा। जो हमारी सत्ताधारी दल है बीजेपी, वो जो है कटाक्ष जरूर करेगी। तो बहुत सोच समझ के उन्होंने इसको जारी किया होगा कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो अब किया है तो उन्होंने अपना एक चिट्ठा जो है रख दिया है। अब चुनावी काल में जो है अपना पूरा डेटा दे दिया है। अब उस पे हम विश्लेषण कर रहे हैं कांग्रेस ने क्या क्या किया है। और अब जो कांग्रेस ने एक टाइम पीरियड था किया, उसके बाद आज बीजेपी उसको एक आगे ले जा रही है। ये एक मतलब कहना चाहिए कोई नया दल आएगा या यही पार्टियां रहेंगी या कुछ और होगा, जो भी अब देखते हैं लोकसभा के बाद। तो वो लोग भी कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो सब लोग अपना अपना जो है बताते जाते हैं कि हमने ये किया वो किया। सारी पार्टियों का अभी जो है कोई ना कोई और एजेंडा कांग्रेस जारी करेगी कि हमने ये। बिल्कुल ठीक है। अंतिम टिप्पणी डॉक्टर सुशील उपाध्याय सर आपसे लेना चाहूंगा। कांग्रेस अब ये दावा कर रही है इस चुनाव में कि हम अब जो करने जा रहे हैं उसमें कास्ट सेंसस हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। वो ये कह रहे हैं कि हम रिजर्वेशन की जो सीमा है 50% को उसको तोड़ देंगे। उन्होंने ये कहा कि हम इलाज का जो अधिकार है, मुफ्त इलाज का, वो हम जनता को देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम पूरे देश में शहरी रोजगार गारंटी की योजना लेकर आएंगे और महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे, जो पिछले चुनाव में उन्होंने 72,000 की बात की थी, जिसे न्याय योजना का नाम दिया था। अंतिम टिप्पणी सर। मनीष जी, चूंकि सुकर्ण जी ने जो बात कही थी मैं वहां से इसको शुरू करना चाहूंगा। बिल्कुल कि राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया, बिल्कुल, उसके बाद वो चले गए। मोदी जी ने मंदिर बनवा दिया। बिल्कुल, ये दोनों काम उन्होंने जन भावनाओं को देखते हुए किए थे। और ये सरकार जो काम कर रही है, जैसा भी आपने बताया, बिल्कुल ये सच्चाई है कि कांग्रेस जो दावे कर रही है, कांग्रेस ने इसके पहले भी दावे किए थे। ये जो जातिगत जनगणना वाली बात है जिसको माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में चला रहे हैं, मेरा ये मानना है कि बिहार की सरकार में नीतीश कुमार की सरकार ने ये जातिगत जनगणना लागू की थी और उससे उन्होंने ये आगे लाए थे। इसके पहले आपको याद होगा बसंत प्रताप सिंह जी, बीपी सिंह जी आरक्षण बंडल और कमंडल की राजनीति लेके आए थे और उसमें सत्ता पे काबिज होने की कोशिश की थी। यह भी उसी तरीके के आश्वासन है, लेकिन जनता सब कुछ जानती है, ये चुनावी है, सब अपने अपने पासे फेंकेंगे, सब अपनी अपनी चाल चलेंगे और कौन उनकी चाल में फंस पाएगा ये आने वाले 4 जून को पता चल पाएगा। लेकिन रणभेदी बच चुकी है, सारे अपने अपने हथियार सजा चुके हैं, सारे लोग मैदान में डटे हुए हैं, सेनाएं आमने सामने हैं, कौन कितना किसको
बना सकता है, इस पर ही मेरे ख्याल से हर राजनीतिक दल वर्क कर रहा। बना सकने का मतलब ऑफर दे सकता है। ये ऑफर है और ये ऑफर का मार्केट चल रहा है, और जितना जिसका बेहतर ऑफर होगा वो मेरे ख्याल से आगे पहुंचेगा। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने, जैसा कि 2024 लोकसभा चुनाव की रणभेरी बच चुकी है, युद्ध का मैदान सज चुका है, दोनों सेना आमने सामने है, सबके अपने अपने दावे हैं, सबके अपना अपना कैंपेन है। तो इसी के जरिए कांग्रेस ने जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग जारी किया है, इस पर दावा किया है कि 70 साल में कांग्रेस ने जो डेवलपमेंट किया है उसी के आधार पर यह है, और कांग्रेस ने अपने 70 साल की उपलब्धियां गिनाई है। फिलहाल इस चर्चा को यही समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में समय कम है। आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। कल किसी दूसरे मुद्दे के साथ में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप लगातार बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।